नमस्कार। भारतीय इतिहास में एक ऐसा काला दिन है जिसने ब्रिटिश राज की नींव तक हिलाकर रख दी। और जानते हैं, उसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार की। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये उस दर्द की गूंज है जो 13 अप्रैल 1919 को इतिहास में हमेशा के लिए कैद हो गई। सोचिए, ये एक ऐसा जख्म है जिसे आज भी हर हिंदुस्तानी अपने दिल में महसूस करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मौत के इस तांडव की इसकी भूमिका तैयार कैसे हुई। देखिए, इसकी जड़ें थीं एक विश्वासघात में और उसके बाद लागू हुए एक बहुत ही क्रूर कानून में। चलिए जरा इसे समझते हैं। बात शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। लाखों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। और पता है क्यों? उन्हें उम्मीद थी, एक आस थी कि इस वफादारी के बदले में उन्हें स्वशासन का अधिकार मिलेगा। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटिश हुकूमत ने इनाम की जगह क्या दिया? दमन। और एक ऐसा कानून बनाया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नाम था रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया? इसलिए क्योंकि इसने न्याय की पूरी व्यवस्था को ही आप कह सकते हैं खत्म कर दिया था। इसका एक ही सिद्धांत था, न दलील, न वकील, न अपील। मतलब ये कानून ब्रिटिश सरकार को किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक कैद करने की बेहिसाब ताकत देता था। अब इस काले कानून के खिलाफ आवाज तो उठनी ही थी। महात्मा गांधी ने पूरे देश को सत्याग्रह के लिए पुकारा। और फिर आया 6 अप्रैल 1919 का दिन। पूरा भारत एक साथ खड़ा हो गया। दुकानें बंद, पहिए थम गए, लेकिन दिलों में जो आजादी की लौ जल रही थी ना, वो और भी तेज हो गई। इस पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन का जो सबसे बड़ा सेंटर बना, वो था पंजाब। और पंजाब में भी अमृतसर। यहां का माहौल कुछ अलग ही था, कुछ अलग ही आग सुलग रही थी। 9 अप्रैल, रामनवमी का दिन। अमृतसर ने उस दिन जो एकता दिखाई, उसने तो ब्रिटिश हुकूमत की नींद ही उड़ा दी। सोचिए, हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, एक ही बर्तन से पानी पी रहे थे। ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति पर एक सीधा तमाचा था। और इस आंदोलन को लीड कौन कर रहा था? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। और बस इसी एकता से ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई। उन्होंने चुना दमन का रास्ता। 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। जो लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर गोलियां चलाई गईं। और फिर 11 अप्रैल को शहर की कमान एक ऐसे शख्स के हाथ में आई जिसका नाम ही क्रूरता का दूसरा नाम बन गया, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। और फिर वो मनहूस सुबह आई। तारीख थी 13 अप्रैल, दिन था बैसाखी का, पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार। सोचिए, एक तरफ तो त्योहार का उल्लास था और दूसरी तरफ मौत की एक भयानक साजिश रची जा रही थी। देखिए, जलियांवाला बाग कोई खुला पार्क नहीं था। इसे ऐसे समझिए कि ये चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक मैदान था और अंदर बाहर आने जाने के लिए सिर्फ एक तंग सा रास्ता। जो जगह एक सभा के लिए थी, वो अनजाने में ही एक मौत का पिंजरा बनने वाली थी। जनरल डायर अपने 90 हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां आ धमका। उसने कुछ नहीं कहा, कोई चेतावनी नहीं दी, बस उस इकलौते संकरे रास्ते को बंद कर दिया। अब बाग में मौजूद हजारों निहत्थे पुरुष, औरतें और बच्चे पूरी तरह से कैद हो चुके थे। डायर को भीड़ को कोई चेतावनी देना या उन्हें बिखरने का मौका देना जरूरी नहीं लगा। नहीं, बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बस एक शब्द का आदेश दिया, फायर। और बस इसी एक शब्द ने भारत के इतिहास का सबसे खूनी पन्ना लिख डाला। पूरे 10 मिनट तक गोलियों की बौछार होती रही, लगातार। सोच सकते हैं, वो 10 मिनट उन बेगुनाहों के लिए किसी नरक से भी बदतर थे। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि सैनिकों का गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। कुल 1650 राउंड गोलियां चलीं और डायर ने जानबूझकर सैनिकों को उस तरफ निशाना लगाने को कहा था जहां भीड़ सबसे ज्यादा थी। उसका मकसद डराना नहीं था, नहीं, उसका मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना। गोलियों की उस बौछार से बचने के लिए सैकड़ों लोग बाग में बने एक कुएं में कूद गए। उन्हें लगा जान बच जाएगी, लेकिन वो कुआं जान बचाने की जगह नहीं बल्कि मौत का कुआं बन गया। बाद में उसी एक कुएं से 120 लाशें निकाली गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गोलीबारी खत्म होने के बाद जो हुआ, वो शायद गोलीबारी से भी ज्यादा क्रूर था। ये कहानी थी बर्बरता की, सच को दबाने की कोशिशों की और पूरे हिंदुस्तान के अपमान की।
डायर की हैवानियत सिर्फ गोलियों तक ही सीमित नहीं थी। उसने तुरंत शहर में कर्फ्यू लगा दिया ताकि कोई घायलों की मदद तक न कर पाए। वो बेचारे पूरी रात बाग में तड़पते रहे। इसके बाद तो पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया, मतलब अब सेना का राज था। लोगों को सरेआम कोड़े मारे गए और उन्हें अपमानित करने के लिए पेट के बल जमीन पर रेंगने तक को मजबूर किया गया। जब बाद में हंटर कमीशन की जांच हुई और डायर से सवाल पूछे गए तो उसने बिना किसी शर्म, बिना किसी पछतावे के सब कबूल किया। उसने साफ साफ कहा कि उसका मकसद सिर्फ भीड़ हटाना नहीं था, वो तो पूरे भारत पर एक नैतिक प्रभाव डालना चाहता था। सीधे शब्दों में कहें तो वो हिंदुस्तानियों को डराकर, आतंकित करके एक सबक सिखाना चाहता था। इतना सब कबूल करने के बाद भी डायर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। उसे बस नौकरी से हटा दिया गया। और सबसे शर्मनाक बात तो सुनिए, ब्रिटेन में उसके साथ एक अपराधी जैसा बर्ताव नहीं हुआ, बल्कि उसे एक हीरो की तरह सम्मान मिला। उसके लिए 26,000 पाउंड का चंदा तक इकट्ठा किया गया। इस नरसंहार ने और उसके बाद हुए इस अपमान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ अधिकारों के लिए नहीं रह गई थी, नहीं, अब ये लड़ाई थी पूर्ण स्वतंत्रता की। पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपना नाइटहुड का खिताब लौटा दिया। महात्मा गांधी, जो ब्रिटिश न्याय प्रणाली में विश्वास रखते थे, उन्होंने भी अपना केसर-ए-हिंद मेडल वापस कर दिया। उनका भरोसा पूरी तरह से टूट चुका था। और इसी खून से सनी मिट्टी ने भारत को दो ऐसे महान क्रांतिकारी दिए जिन्होंने आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। एक थे भगत सिंह, जिन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में बाग के खून से सनी मिट्टी को एक शीशी में भरा और देश को आज़ाद कराने की कसम खाई। और दूसरे थे उधम सिंह, जिन्होंने इस नरसंहार का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। सरदार उधम सिंह की वो प्रतिज्ञा पूरे 21 सालों तक उनके सीने में एक आग की तरह जलती रही। और आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन में माइकल ओ डायर को गोली मारकर अपना बदला पूरा किया। याद रहे, ये वही ओ डायर था जो उस समय पंजाब का गवर्नर था और जिसने डायर की क्रूरता को सही ठहराया था। उधम सिंह ने भागने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने गर्व से सरेंडर किया और देश के लिए शहीद हो गए। जलियांवाला बाग यकीनन एक गहरा जख्म था, लेकिन इसी जख्म ने पूरे राष्ट्र के स्वाभिमान को जगा दिया। इसने आज़ादी की लड़ाई को वो आग दी जो फिर आज़ादी मिलने तक बुझी ही नहीं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कभी-कभी एक भयानक त्रासदी की राख से ही किसी राष्ट्र का पुनर्जन्म होता है? इस पर जरूर सोचिएगा।